जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें 22 जुलाई को होने वाली परीक्षा कारपोरेट लॉ है, यानी कंपनी लॉ, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को बच्चों ने बहुत डिमांड किया कि सर ऐसे प्रश्नों को आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, हम उसको तैयार कर लेंगे। तो आज आपके सामने हमने 10 महत्वपूर्ण उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और आपके लिए भी याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन को, उसी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे जिन प्रश्नों को आप अपने मॉडल पेपर से या अपनी बुक से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले इसके बारे में एक बात और मैं बता दूं कि आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी हम इन सभी प्रश्नों के बारे में भी देते चलेंगे, जिससे आपको लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वीडियो कैसे लगेगी कैसे नहीं ये तो बात की बात है, परंतु इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, समझिए और समझने के बाद अपने एग्जामिनेशन में इसका प्रयोग कीजिए। सबसे पहला प्रश्न, कोरम क्या है जिसे हम कार्यवाहक संख्या कहते हैं? व्हाट इज कोरम? कोरम का मतलब होता है कंपनी के अंदर जब भी सभाएं होती हैं, मीटिंग होती है, उसमें एक मिनिमम संख्या निर्धारित कर दी जाती है कि इतने सभा के सदस्य होने चाहिए। अगर इससे कम सदस्य होंगे तो सभा स्थगित कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी, सभा कैंसिल कर दी जाएगी, सभा नहीं होगी, यानी वह मीटिंग नहीं होगी। यानी मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स टू अरेंज द मीटिंग, टू स्टार्ट द मीटिंग, यानी किसी मीटिंग को शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए सदस्य कुछ भी हो सकते हैं, संख्या अधिक से अधिक हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिन सदस्यों की आवश्यकता है उनकी संख्या न्यूनतम यानी मिनिमम होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कोरम क्या है। सपोज करो, उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ पर मान लीजिए एक बैच में 40 बच्चे हैं, हमने उन्हें कहा अकाउंट की क्लास तभी स्टार्ट होगी जब आज मौसम के हालात को देखते हुए कम से कम 25 स्टूडेंट अगर आ जाएंगे तो हम क्लास जरूर चला देंगे। अगर मान लीजिए 20 स्टूडेंट आते हैं, 22 आते हैं, तो हमने उनको कहा कि भाई आज क्लास नहीं होगी, आज आप लोग एंजॉय कर लीजिए, आज हम वो महत्वपूर्ण चर्चा नहीं करेंगे, वह महत्वपूर्ण बातें नहीं करेंगे जिसके कि आप लोगों को बुलाया गया है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरे नहीं हुए। ठीक इसी प्रकार से कंपनियों में भी जब मीटिंग होती है, सभाएं होती हैं, उसके लिए निर्धारित किए गए न्यूनतम कम से कम जो सदस्य पहले से ही डिसाइड किए होते हैं उनकी संख्या होना बहुत जरूरी है। उसी मिनिमम डिसाइडेड यानी निर्धारित सदस्यों की संख्या को ही कोरम कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रविवरण किसे कहते हैं? सेल्फ और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी प्रविवरण को क्या कहते हैं? प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस। जब कोई स्टूडेंट किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता है तो सबसे पहले वहाँ का प्रोस्पेक्टस ही इस्तेमाल करता है, उसको देखता है, उस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है, कितने टीचर हैं, लाइब्रेरी कहाँ है, ऑडिटोरियम कहाँ है, क्लासेज कैसी हैं, टीचर कौन कौन से हैं, कितने टीचर यहाँ पे हैं, क्या हर प्रकार के फैकल्टीज यहाँ अवेलेबल हैं या नहीं, यानी उस कॉलेज के बारे में संपूर्ण जानकारी लेता है और उसके बाद फिर वो डिसाइड करता है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है जब कोई कंपनी प्रारंभ की जाती है तो वह अंशों से ही प्रारंभ होती है और शेयर होल्डिंग कंपनी कहलाती है। इस प्रकार की कंपनियां अपने अंशों को बेचने के लिए जनता को आकर्षित करती हैं। उसके लिए वह एक प्रलेख या एक डॉक्यूमेंट जारी करते हैं, इशू करती हैं, जिसको प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। उस प्रोस्पेक्टस में यानी उस प्रविवरण पत्र में कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है, जिसमें कि कंपनी का नाम, कंपनी का काम, कंपनी का उद्देश्य, यानी कि संपूर्ण जानकारी, उस कंपनी में जितनी भी चीजें होने वाली हैं, जिस चीज के लिए स्थापित हो रही है, जितनी पूंजी उसमें लगाई जाएगी, उसके शेयर्स कितने भागों में बटे हुए हैं, डिवेंचर शेयर या प्रेफरेंस शेयर जो भी है,
तमाम जानकारी उस कंपनी के बारे में उस प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है, जिसे जनता पढ़ती है। पढ़ने के बाद उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होती है और उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आगे बढ़ती है। जाहिर सी बात है, प्रॉस्पेक्टस अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी यह प्रविवरण पत्र बहुत ज़्यादा आकर्षित होना चाहिए, जिससे कि जनता उस कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमने आपको सिर्फ ब्रीफ जानकारी दी है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी अपने मॉडल पेपर में या किताब से भी आप हासिल कर सकते हैं। इसी में लिखा हुआ है सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अब हम बात करेंगे सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में। सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रविवरण पत्र होता है जो कि वित्तीय कंपनियां या बैंकिंग कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। उन कंपनियों को अगर एक बार प्रोस्पेक्टस छपवा देती हैं तो उनको बार बार छपवाने की दिक्कत से बच जाती हैं। इस प्रकार की कंपनियों को 1 साल के लिए इस प्रकार का प्रोस्पेक्टस वैलिड होता है, वैध माना जाता है। तो बार बार यानी कि कंपनी को जब भी, यानी बैंकिंग संस्था को या वित्तीय संस्था जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हैं तो एक बार इशू कर देंगे तो 1 साल के लिए वो वैलिड रहेगा। जब भी उन्हें पैसा पाने की जरूरत होगी, जनता को अट्रैक्ट करके उनके पैसे अपने यहाँ जमा कराने की जरूरत होगी, तो वह उस प्रोस्पेक्टस को किसी भी समय इशू कर सकते हैं, निर्गमित कर सकते हैं। अब बात करेंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता तो प्रविवरण पत्र ही है, लेकिन वह एक प्रकार का नोटिस होता है, समाचार विज्ञापन इस टाइप का होता है, जिसमें कंपनी अपने बारे में एक नकली तौर पर, यानी यूं कहिए कि कंपनी एक प्रकार से मोक तरीके से यह जानने की कोशिश करती है कि क्या कंपनी के शेयर्स, कंपनी के जो अंश हैं उनको खरीदने के लिए जनता तैयार है कि नहीं है, क्या कंपनी की पोजीशन मार्केट में है, यानी पब्लिकली अगर जनता के पास अगर हम इसको प्रचार कर रहे हैं तो एक बार हम हिंट के तौर पर इसको ट्राई कर लेते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे शेयर, हमारे अंश बिक पाएंगे या नहीं। जब इस प्रकार से एक असली रूप में प्रोस्पेक्टस नहीं तैयार किया, यानी उसका वास्तविक जो रूप है प्रोस्पेक्टस का वह नहीं जा रहा है, बल्कि उस वास्तविक जैसा ही उन्होंने एक न्यूज के तौर पर, एक विज्ञापन के तौर पर, एडवर्टाइजमेंट के तौर पर पहले से ही तैयार करके उसका एक प्रारूप लॉन्च कर दिया है, जारी कर दिया है, जिसको देख करके जनता इस कंपनी में पैसा लगाने को, यानी इस कंपनी के अंशों को खरीदने के लिए तैयार होती है। तो कंपनी को पता लग जाता है कि इनके ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस जब इशू किए जाएंगे तो शायद उसका नज़ारा कुछ और ही होगा। इस प्रकार से रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इसका नाम दिया गया है। इसके बाद आता है मिनट बुक या मिनट क्या है। मिनट बुक और मिनट का मतलब क्या होता है। जब कंपनी में मीटिंग होती है, जब कंपनी में सभाएं होती हैं, उन सभाओं में बहुत सारे प्रस्ताव पास होते हैं, बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, संचालक मंडल क्या फैसला लेता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में जितनी भी जानकारियां होती हैं मोटे तौर पर, यानी संक्षिप्त रूप में उसको नोट कर दिया जाता है। जब नोट किया जाता है तो मिनट कहलाता है, लेकिन जिस डायरी में, जिस बुक में, जिस पुस्तक में इसको रिकॉर्ड किया जाता है उसको मिनट बुक कहा जाता है। अब बात करते हैं मिनट बुक कितने प्रकार की होती है। मिनट बुक 2 प्रकार की होती है, एक समरी मिनट और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव मिनट। समरी मिनट में जो जानकारियां, जो प्रस्ताव, जो प्रपोजल्स, जो निर्णय, जो फैसले वहां पर मीटिंग में किए जाते हैं, उन फैसलों को संक्षिप्त रूप में अगर लिखा जाता है तो वह समरी मिनट बुक कही जाती है। लेकिन जब उसको, दूसरा भाग है इसका डिस्क्रिप्टिव मिनट बुक, यानी डिस्क्रिप्टिव मिनट में हम क्या करते हैं, जब उन्हीं फैसले, उन्हीं प्रस्तावों को, उन्हीं निर्णयों को विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, विश्लेषण कर दिया जाता है कि फलाने सदस्य ने ये क्वेश्चन पूछा है और उन्होंने ये जवाब दिया है, डायरेक्टर साहब ने ये फैसला लिया है, संचालक मंडल में ये बातें हुई है, और किस व्यक्ति ने कौन से क्वेश्चन पूछे हैं और उसका क्या जवाब दिया गया है, इन तमाम चीज़ों के बारे में, क्या प्रस्ताव पास हुआ है, क्या प्रपोजल रखे गए, कौन से डिसीजन लिए गए, इन तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, उसको डिस्क्रिप्टिव मिनट बुक कहते हैं। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे समरी और डिस्क्रिप्टिव ये 2 भागों में बटा होता है, यानी सारांश मिनट बुक
और विश्लेषणात्मक मिनट बुक 2 भागों में बटा होता है। प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से होता है जिसके मन मस्तिष्क में सबसे पहले कंपनी शुरू करने का विचार आता है, वही कंपनी की फाउंडेशन रखता है, वही नींव रखता है, उसी के माइंड में सबसे पहले कंपनी स्टार्ट करने की भावना पनपती है। वही जितने भी कागजी कार्रवाई होता है कंपनी शुरू करने के लिए, चाहे वह रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वह किसी से परमिशन हो, या हर प्रकार का पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तमाम चीज़ों की खोज करना, उनमें मैटर्स डालना, सारा काम वही करता है। उन 7 मेंबरों की खोज करके रजिस्ट्रेशन करवाना जिसकी आवश्यकता कंपनी की शुरू में पड़ती है, उन सब की खोज करने का कार्य भी उसी का ही होता है। अब प्रवर्तक के ड्यूटीज क्या है, इसके राइट्स क्या है, इसकी लायबिलिटी क्या है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको कि आप लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी और भी आप ले सकते हैं। इसको मैंने पहले बताया ब्रीफली, यानी कि संक्षिप्त रूप में हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की कंपनी क्या है? नहीं, प्रॉक्सी कौन होता है, यानी प्रतिपुरुष क्या होता है? जब मेंबरों की मीटिंग होती है, जब उनकी सदस्यों की सभा होती है कंपनी के अंदर, तो कंपनी सदस्यों की सभा बुलाती है, तो उसमें कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो उस सभा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, लेकिन वह अपने बदले में दूसरे व्यक्तियों को वहां पर उपस्थित होने के लिए तैयार कर सकते हैं, वहां पर भेज सकते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति एक सदस्य के बदले में वहां पर उपस्थित होता है वो प्रॉक्सी कहलाता है। वह असली व्यक्ति तो नहीं होता, वास्तविक व्यक्ति नहीं है, वास्तविक सदस्य भी नहीं है, परंतु वह सदस्य के द्वारा मनोनीत किया गया एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सदस्य की तरह ही वहां पर पहुंचता है। उसकी उपस्थिति वहां दर्ज कर ली जाती है, उसका प्रेजेंटेशन नाम डल जाता है प्रेजेंटेशन रजिस्टर में, लेकिन उसको बोलने का अधिकार नहीं होता। हालांकि वो वोटिंग राइट कर सकता है, परंतु बोलने पर पाबंदी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वही प्रॉक्सी कहलाता है, जिसे हिंदी में प्रतिपुरुष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की कंपनी क्या है? अब एक व्यक्ति की कंपनी क्या है? अगर केंद्र सरकार या अधिनियम में ऐसा प्रावधान कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति की कंपनी की स्थापना हो सकती है और वह व्यक्ति इस कंपनी के समस्त अंशों को खरीद सकता है और खरीद लेता है, ऐसा उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या केंद्र सरकार द्वारा परमिटेड है, यानी परमिशन ग्रांटेड है, तो वह कंपनी की एक व्यक्ति वाली कंपनी कही जा सकती है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि कौन से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर आप ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति की सभा बताइए। एक व्यक्ति की सभा कौन सी सभा होती है? क्वेश्चन के मुताबिक अगर पूछा जाता है कि एक व्यक्ति की सभा क्या है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब एक व्यक्ति की सभा कब हो सकती है? एक व्यक्ति की सभा सबसे पहले नंबर पे केंद्र सरकार से अगर आदेश मिलता है तो एक व्यक्ति की सभा एक कंपनी के द्वारा बुलाई जा सकती है और उसको वैध भी घोषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा ऐसी निर्देशित कर दिया जाए कि सभा बुलाई जाए, सभा में एक व्यक्ति भी उपस्थित होगा, उसी को ही वैध मान लिया जाएगा, वही सभी के द्वारा मान्य होगा, तो वह भी एक व्यक्ति की सभा हो जाएगी। यदि किसी कंपनी के अंशों को खरीदने वाला एक व्यक्ति ही है, उसने संपूर्ण अंशों खरीद रखा है और उसकी पूंजी भी उसने लगा रखी है, तो वह अकेला एक व्यक्ति है जिसने उस कंपनी के समस्त अंशों को खरीद के शेयर्स को परचेज कर लिया है, वही उसका स्वामी है। और जब मीटिंग होगी तो उसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा, उसके द्वारा लिए गए फैसले और जो भी वहां पर डिसीजंस होंगे उसे ही वैध मान लिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि ऋण पत्रधारियों को यानी डिवेंचर होल्डरों को भी, अगर किसी कंपनी में डिवेंचर होल्डर एक ही है, उसने समस्त डिवेंचर्स को खरीद करके उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और जब ऋण पत्रधारियों को यानी डिवेंचर होल्डरों की मीटिंग होती है और वही डिवेंचर होल्डर आता है, अकेला एक व्यक्ति आता है, तो वह एक व्यक्ति की ही सभा मानी जाएगी और उसे ही वैध करार दे दिया जाएगा, उसे ही वैध यानी लीगल मान लिया जाएगा। वह किसी भी एंगल से इलीगल नहीं घोषित हो सकती है, उस सभा को ही माना जाएगा और वह सभा वैलिड होगी। इस प्रकार से एक व्यक्ति की सभा आप समझ चुके हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं अगला क्वेश्चन, और वह है स्कंध क्या है, अंश तथा स्कंध में क्या अंतर है। यह एक प्रश्न है जिसको आप अपने मॉडल पेपर से तैयार कर सकते हैं। वैसे अंश का मतलब क्या होता है? पूंजी का सबसे छोटा से छोटा भाग जो होता है उसी को ही अंश कहा जाता है। यानी जिसे मान लीजिए कि किसी कंपनी की अगर पूंजी यानी कैपिटल
5 लाख रुपए है और कंपनी ने उसको 10-10 रुपए के टुकड़ों में बांट दिया है। अगर 5 लाख रुपए को 10-10 रुपए के टुकड़ों में बांटा जाएगा तो 50,000 होगा। ये जो 50,000 टुकड़े हैं, एक टुकड़े की कीमत 10 रुपए है, ये 50,000 टुकड़े यही शेयर है, इसी को ही अंश कहा जाता है, क्योंकि अब ये 10-10 रुपए के सबसे छोटे टुकड़ों में बंट चुका है, अब इससे छोटा टुकड़ा तो नहीं होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पूंजी का सबसे छोटा से छोटे भाग को हम अंश कहते हैं। अब स्कंध क्या है? स्कंध का मतलब होता है जब उन अंशों का यानी उन शेयर्स के पैसे कंपनी के पास आ जाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारी पूंजी हो जाती है, जो बहुत सारी पूंजी है वो स्टॉक के रूप में आ जाती है। ध्यान ये रखना होगा कि जो शेयर इशू किए गए हैं उनके द्वारा प्राप्त किए गए पूंजी को यानी कि पूर्णदत्त होने चाहिए। यानी कि अगर 10 रुपए के शेयर कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए हैं तो 5 लाख रुपए प्राप्त होंगे। हो सकता है उसमें से 48,000 शेयर के पैसे मिल गए, 2,000 के नहीं मिले, तो जो पूर्णदत्त शेयर है यानी जो 48,000 शेयरों के पैसे आए हुए हैं, अंशों के पैसे आए हैं, उन्हीं को ही हम स्टॉक के रूप में घोषित कर सकते हैं, वही स्टॉक माना जाएगा। जिनके पैसे भी पूरे नहीं आए हैं उनको नहीं स्टॉक में शामिल करेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंशों द्वारा प्राप्त संपूर्ण राशि को ही स्टॉक कहा जाता है, उन्हीं को स्कंध कहा जाता है। इसमें एक पॉइंट और है, वो है अंश तथा स्कंध में अंतर। तो अंश और स्कंध में अंतर ये आप अपनी बुक से देख लेना क्या डिफरेंसेज है। जब आप अंश को और स्कंध को समझ चुके हैं तो इनके अंतर को भी आप जान जाएंगे। अंशों का मूल्य निर्धारित होता है, लेकिन जो स्कंध होता है उसका कोई मूल्य निर्धारित पहले से नहीं होता है। इस प्रकार से आप ध्यान से समझ सकते हैं इसको। और अगला क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण है, वह है कोरा या रिक्त हस्तांतरण तथा जाली हस्तांतरण क्या है। कोरा हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? जब किसी शेयर सर्टिफिकेट को यानी अंश का जो प्रमाण पत्र होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। अब अंश प्रमाण पत्र क्या है? अंश प्रमाण पत्र यानी शेयर सर्टिफिकेट को इंग्लिश में बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। अंश प्रमाण पत्र का नाम है शेयर सर्टिफिकेट। यानी जब कोई कंपनी अपने अंशों को, अपने शेयर को जनता में निर्गमित करती है, यानी बेचने के लिए जनता को प्रस्ताव रखती है और जनता उनके आमंत्रण को स्वीकार करके अंशों को खरीदती है, और फिर जनता इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है। पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी जनता के द्वारा खरीदे जाने वाले अंशों के बदले में भाई उनको कुछ तो प्रमाण पत्र चाहिए कि हाँ भाई हमने फलानी कंपनी में पैसा लगाया है। अगर उनको पैसा लगा दिया, जनता ने पैसे लगा दिया और जनता को प्रमाण के रूप में क्या मिला, अब ये तो कह नहीं सकते कि भाई आपने पैसा लगाया ही नहीं है, ये तो दिक्कत हो जाएगी। जनता ये जरूर जानने की कोशिश करेगी भाई हमारे बदले में आप क्या दे रहे हो। हमने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, आप हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट, कुछ प्रूफ तो दीजिए। जैसे आप कहीं रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो स्लिप काट के दे देते हैं, अगर किसी कॉलेज में एडमिशन या फीस जमा करते हो तो वहाँ भी स्लिप ले लेते हैं, बैंक में अगर हम पैसा जमा कराने जाते हो तो वहाँ भी स्लिप काट के मिल जाती है, आधी उन्होंने रख ली, आधी मुहर मार के आपको दे दी। ऐसे ही जब जनता कंपनी में पैसा जमा करती है तो जमा करने के बाद कंपनी अपनी सार्वमुद्रा, अपनी मोहर लगा करके एक सर्टिफिकेट इशू करती है। जब कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट हाई स्कूल इंटर में पास होता है, बीकॉम में पास होता है, पास होने के बाद उसको प्रमाण के रूप में मार्कशीट मिलती है। मार्कशीट उसके पास होने का सबूत होती है। उस व्यक्ति ने, उस स्टूडेंट ने किसी कॉलेज से, किसी बोर्ड से, किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री, डिप्लोमा, जो भी सर्टिफिकेट उसको मिला है वो क्लास ली है, इस बात का प्रमाण है। इसी प्रकार से उस अंशधारी ने इस कंपनी में पैसा लगाया है और उसका ये अंश पत्र ही प्रमाण है। वही प्रमाण पत्र जो मिलेगा उसको, वही सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसी को ही अंश प्रमाण पत्र कहते हैं। इस प्रकार से हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि अंशों के खरीदने से अंशधारियों को जो प्रमाण पत्र कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर कंपनी की सार्वमुद्रा और मुहर लगी होती है, वही अंश प्रमाण पत्र है। उसमें कंपनी के द्वारा बेचे गए अंशों, उसके कंपनी द्वारा प्राप्त की गई राशि का पूरा विवरण होता है, और जिस व्यक्ति को यह अंश प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसका नाम भी उस अंश प्रमाण पत्र में होता है। यही अंश प्रमाण पत्र है। अब हम बात करेंगे इसी में ही कोरा या रिक्त हस्तांतरण क्या है।
जिसको हम ब्लैंक ट्रांसफर कहते हैं। जब अंश पत्रों का खरीदना और बेचना यानी इनमें डीलिंग होती है, तो जब कोई व्यक्ति एक अंश को यानी कि एक कंपनी के अंश को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है यानी बेचता है, तो बेचते समय बेचने वाले ने उसमें सिग्नेचर कर दिया, लेकिन खरीदने वाले ने उसमें सिग्नेचर नहीं किया। अब वह उसको ले लेता है, लेने के बाद वह अन्य किसी भी व्यक्ति को जब भी उसको बेच देता है, उसमें वह अपना नाम नहीं डालता है कि यह मैंने अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया है। इसका मतलब यह है कि खरीदने वाला जब तक उसमें नाम नहीं भरेगा तब तक वह व्यक्ति मालिक होता जाएगा जो जिसके पास ये जाता रहेगा। यानी ए ने बी को बेच दिया। ए ने सबसे पहले वास्तविक शेयर होल्डर है सी नाम की कंपनी का। ध्यान से सुनिए, अगर सी कंपनी का शेयर होल्डर ए है और ए ने ही सबसे पहले उस कंपनी से शेयर खरीदा, उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में है। अब वह पी नाम के एक व्यक्ति को वह शेयर ट्रांसफर कर देता है यानी बेच देता है, उसमें वह अपने साइन कर देता है। अब साइन इसलिए करेगा क्योंकि उसका नाम रजिस्टर्ड है कंपनी में, तो जब कंपनी में कोई सर्टिफिकेट इस शेयर को अपने नाम ट्रांसफर कराएगा तो वह कंपनी उसके सिग्नेचर को जरूर मैच करेगी, जो कि सबसे पहला शेयर होल्डर था जिसने सबसे पहले ए ने खरीदा था, तो ए के सिग्नेचर मैच होंगे। अब ए बी को जब बेच देता है तो बी ने उसमें अपना नाम नहीं डाला कि यह मैंने खरीद लिया है और यह ट्रांसफर अब मेरे नाम पे होगा, यानी वह कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज करके उन शेयरों को, उन अंशों को अपने नाम में हस्तांतरण नहीं कराता, बल्कि वह कॉलम ब्लैंक रखता है खरीदने वाला। अब बी ने डी नाम के एक व्यक्ति से, मतलब उस व्यक्ति को, डी नाम के व्यक्ति को शेयर बेच दिया। अब डी नाम का व्यक्ति उस शेयर को खरीद लेता है, वह भी उसको खरीदने के बाद उसमें अपना नाम नहीं डालता है। जब तक खरीदने वाला कॉलम ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा, तब तक वह ब्लैंक ट्रांसफर यानी कोरा हस्तांतरण या रिक्त हस्तांतरण माना जाता रहेगा। जिस दिन उस कॉलम में किसी ने अपना नाम भर दिया तो वह फिर वो कोरा नहीं रहेगा, उस जगह पर उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा जिसने उसे वास्तविक रूप में अब खरीद लिया है। अब वह उस कंपनी में उस सर्टिफिकेट को भेजकर उस सर्टिफिकेट को अपने नाम पे हस्तांतरण करवा सकता है। अब बात करेंगे जाली हस्तांतरण, जिसको फोर्ज्ड ट्रांसफर कहा जाता है। फोर्ज ट्रांसफर का मतलब होता है मतलब एक प्रकार से धोखाधड़ी वाला हस्तांतरण। इसको अगर आप यूं समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ए ने बी को अपने शेयर्स को बेच दिया है, अब बेच दिया है बी ने उस शेयर सर्टिफिकेट को खरीद लिया और कंपनी से अपने नाम में ट्रांसफर करा लिया है। अब मिस्टर बी का जो सिग्नेचर है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में कंप्यूटराइज में, मतलब कंप्यूटर में फीड है, एक प्रकार से रजिस्टर्ड है। अब मिस्टर बी के उस शेयर सर्टिफिकेट को किसी कारण या किसी तरीके से चोरी चकारी करके जैसे भी हो सी ने ले लिया, सी के हाथ वो सर्टिफिकेट लग गया। अब सी ने सोचा कि अब ये सर्टिफिकेट मेरा है, जबकि वह सर्टिफिकेट असली में बी का ही है। लेकिन सी ने जब उसके हाथ में सर्टिफिकेट आया, उसने डी को बेच दिया, उसने बी के साइन को यानी गलत सिग्नेचर कर दिया। वह सिग्नेचर जो कि बी ने ऐसा सिग्नेचर कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में नहीं किया है, यानी कि उसने मूल सिग्नेचर से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यह एक गलत हस्तांतरण और गलत सिग्नेचर हो रहा है। तो सी के द्वारा जब डी को बेचा जा रहा है ये, तो इसका मतलब ये है कि सी ने फर्जी हस्तांतरण, फर्जी सिग्नेचर किया है। इस सिचुएशन में जो जाली हस्तांतरण हुआ है यानी जाली सिग्नेचर किया गया है, इसमें 420 का काम हुआ है। इस प्रकार के हस्तांतरण जिसमें वास्तविक स्वामी का हस्ताक्षर होता ही नहीं है, उसमें जाली हस्ताक्षर करके अंशों को दूसरे व्यक्तियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार के हस्तांतरण को जाली हस्तांतरण कहते हैं। इसमें असली स्वामी वही रहेगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में दर्ज है। अगर किसी व्यक्ति ने उस सर्टिफिकेट के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसको बेच दिया है तो वह हस्तांतरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि बेचने वाला जो वास्तविक स्वामी है उसने अपने सिग्नेचर करके तो बेचे ही नहीं है, वो तो जाली हस्तांतरण हुआ है ना। जाली सिग्नेचर, जाली मतलब एक प्रकार से 420 का काम हुआ है, सिग्नेचर नहीं हुआ। जैसे एक किसी व्यक्ति ने मान लो
चेकबुक किसी की मिल गई, उसने उस व्यक्ति के चेकबुक पे सिग्नेचर मार के उसके और बैंक में जाता है पैसे निकालने के लिए। अब सिग्नेचर उसको पता ही नहीं है कैसे, वो अगले बंदे ने मार रखी है जो बैंक में रजिस्टर्ड है। वहाँ गया तो क्लर्क ने पैसा देखा, भाई इसका सिग्नेचर तो मैच नहीं कर रहा, उसने भगा दिया, निकल यहाँ से, तुझे पैसे कैसे देते हैं भाई, इसे सिग्नेचर ही नहीं मैच हो रहा, जहाँ सिग्नेचर करवा के ला। तो इसका मतलब वहाँ पकड़ा जाएगा वो। इस प्रकार से जाली हस्तांतरण वाला सिस्टम आप समझ गए होंगे। जाली तभी होता है जब असली स्वामी अंशों के हस्तांतरण में अपनी भूमिका अदा नहीं करता है, बल्कि सारा काम एक फोर्ज होता है, यानी एक जाली होता है, एक प्रकार से धोखेबाजी से होता है। अगला है सूत्रधारी और सहायक कंपनी। सूत्रधारी कंपनी क्या है? जब कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी के 51% अंशों को खरीद लेती है तो वह कंपनी सूत्रधारी कंपनी बन जाती है। यानी सूत्रधारी कंपनी जो बन गई है तो उसने किसी अन्य कंपनी के 51% अंशों को खरीद लिया है। अब स्वामित्व जो है इस कंपनी का उस कंपनी के 51% होने से अब यह कंपनी प्रबंध संचालक या मैनेजमेंट या अन्य प्रकार के डिसीजंस इस कंपनी के द्वारा उस कंपनी में आसानी से लिए जा सकते हैं। इस प्रकार से यह कंपनी सूत्रधारी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, क्योंकि उसने दूसरी कंपनी को होल्ड कर लिया है। और वो जो जिस कंपनी को इस कंपनी ने होल्ड किया है वह कंपनी सहायक कंपनी है, क्योंकि अब वह सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है। इस प्रकार से इसका डेफिनेशन बहुत साफ हो जाता है कि सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी कोई सहायक कंपनी है, और सहायक कंपनी वह कंपनी है जिसकी कोई सूत्रधारी कंपनी हो। इसका मतलब सिंपल सी बात है। इस प्रकार से इसको हम आसानी से डिफाइन भी कर सकते हैं। और इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 51% अंशों को खरीद लिया है, तो इस प्रकार से ए कंपनी का स्वामित्व बी कंपनी पर कायम हो जाता है, और इस प्रकार से ए कंपनी सूत्रधारी कंपनी हो जाती है और बी कंपनी सहायक कंपनी हो जाती है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक अंडरस्टैंड किया है। ये ध्यान रहे कि ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखेंगे और देखने के बाद फिर अपने मॉडल पेपर को जरूर पढ़ेंगे। उससे आपको आपका जो बेस है वो क्लियर हो चुका है और आपको और मिर्च मसाला जो है मॉडल पेपर से या बुक से मिल जाएगा। इससे आप उसको और बड़ा लिख सकते हैं। क्वेश्चन के नंबर मार्किंग के हिसाब से साइज को डिफाइन कीजिए, कितने पेज लिखने होंगे। शॉर्ट है तो 1-1.5 पेज, लॉन्ग है तो 3-4, 4.5, 5 पेज, जितना उसका मैटर है। भाई जब तक जितना पूछा है उतना अगर आप नहीं लिखोगे तो नंबर कैसे मिल जाएगा। उन्होंने पूछ लिया भाई किसी चीज़ का अर्थ बताओ, महत्व बताओ, उसके बाद बोल दिया लाभ बताओ, उद्देश्य बताओ, तो इसका मतलब क्या है। अब उन सब चीज़ों को आप देंगे, लिखेंगे, जब तो नंबर मिलेगा आपको। अब मान लेते हैं आपने इन सबको नहीं लिखा, अब आप सोच रहे हो सारा नंबर हमें ही मिल जाएगा, वो लिखूं भी नहीं। अब आपने सोचा 3 पेज मैंने लिखा, अब आगे अब आप साइज देख रहे हो, भाई महत्व आपने लिखा ही नहीं है। अब आपने देख लिया कि यार तो 4 पेज हो गया, महत्व तो हुआ नहीं, चलो 4 पेज ओके हो गया। ओके नहीं हुआ भाई, वो